हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज हम सभी लोग तरल दाब फ्लूइड प्रेशर नामक चैप्टर को बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। दोस्तों इस चैप्टर में हम सभी लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल तो लगाएंगे ही। न्यूमेरिकल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ केवल 4 ही न्यूमेरिकल है और 4 न्यूमेरिकल के लिए दोस्तों वो फार्मूले लगेंगे जो फार्मूले आप पहले से एकदम जानते हो। तो अपना यहाँ पे आज की क्लास में ये टारगेट नहीं है सिर्फ 4 न्यूमेरिकल। इस 4 न्यूमेरिकल के माध्यम से दोस्तों हम लोग इस चैप्टर की जो भी थ्योरी हैं, थ्योरी की थोड़ा बेसिक जानकारी साथ में रखते हैं ताकि अगला जब चैप्टर पढ़ेंगे जहाँ पे दोस्तों बर्नौली थ्योरम अगर वगैरह बारे बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर दोस्तों अपने को ये जो चीज़ें पढ़े रहेंगे ना वो अपने को काम आए। ठीक, उसके साथ साथ दोस्तों इस चैप्टर में 4 न्यूमेरिकल प्लस 8 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। यानी 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस 4 न्यूमेरिकल, 8 4 12 क्वेश्चन ये हो गए। प्लस उस 12 क्वेश्चंस को लगाने के लिए अपने को एक थोड़ी सी बेसिक थ्योरी जरूर देखते हैं दोस्तों। अगर बेसिक थ्योरी अगर आपने देखा हुआ है तो वीडियो को स्किप कर लीजिएगा। अगर बेसिक थ्योरी नहीं देखा दोस्तों, मतलब अगर आपको बेसिक थ्योरी इस चैप्टर की नहीं पता है तो एक बार थ्योरी को जरूर देख लीजिए। थ्योरी को देखने के लिए आप 1.5 या 2 में कर लीजिए। आपको केवल थ्योरी को सुन लेंगे ना, उतने सुनने मात्र से आपको लगेगा कि हाँ इस चैप्टर की अच्छी खासी जानकारी अपने को हो गई है। अब न्यूमेरिकल मिलेगा, उस न्यूमेरिकल को आप लोग दौड़ा के करने वाले हो, न्यूमेरिकल को दोस्तों छोड़ने वाले नहीं हो। तो पहले क्या करते हैं, उस बेसिक थ्योरी को बहुत ही डिटेल में तो नहीं मैं जाऊँगा दोस्तों, लेकिन ऊपर से ऊपर जरूर आपको बताने का प्रयास करूँगा ताकि उतनी थ्योरी देखने के बाद जब चैप्टर का न्यूमेरिकल देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चैप्टर हमारा तैयार हो गया है। ठीक ना। तो दोस्तों जैसा कि चैप्टर का नाम है तरल दाब फ्लूइड प्रेशर, दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये तरल होता क्या है, ये फ्लूइड होता क्या है। दोस्तों तरल फ्लूइड होता है, तरल वे पदार्थ होते हैं जो अपने आकृति या आकार में परिवर्तन का कोई विरोध ही नहीं करते। उनके आकार एवं आकृति में जो हम परिवर्तन करते हैं उस परिवर्तन का ये विरोध है नहीं करते। कौन? तरल। और इनको जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी की आकृति को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। 2 बातें मैंने बोला कि तरल वे पदार्थ होते हैं जो आकार एवं आकृति में परिवर्तन का विरोध है नहीं करते और इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का शेप ये क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो ये दोस्तों क्या हो गया तरल की परिभाषा। अगर कोई आपसे पूछे तरल क्या है तो बताओगे तरल वे पदार्थ होते हैं, तरल वे पदार्थ होते हैं जो आकार एवं आकृति में परिवर्तन का विरोध नहीं करते। जो क्या करते हैं, आकार एवं आकृति में जो दोस्तों परिवर्तन होता है, जो चेंजेस होता है उसका ये अपोज नहीं करते, विरोध नहीं करते। पर आकृति में परिवर्तन का विरोध नहीं करते। इसका मतलब दोस्तों जो फ्लूइड है, फ्लूइड वे सब्सटेंस हैं जो उसके शेप या साइज में जो चेंजेस होता है उस चेंजेस का अपोज नहीं करते। तो क्या करते हैं, इनको जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। जिस बर्तन में रखा जाता है, इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उसी की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं, उसी की आकृति को क्या करते हैं, ये ग्रहण कर लेते हैं। ठीक ना। कौन? तरल। ठीक ना, फ्लूइड ग्रहण कर लेते हैं। अब दोस्तों एग्जाम्पल में सुनोगे दोस्तों हैरान रह जाओगे। आप सोचोगे सर ये क्या तरल है, ये क्या तरल है। आपको सुन के लगेगा कि हाँ जो गैस पड़े हैं वही गैस तरल है या जो द्रव होते हैं वही तरल है। नहीं दोस्तों, गैस और द्रव जो तरल होता है, तरल कौन कौन होता है, तो गैस, द्रव व गैस दोनों ही तरल हैं। द्रव व गैस दोनों ही क्या दोस्तों, तरल हैं, दोनों ही तरल हैं।
तो अगर आपसे कोई पूछे द्रव तरल है कि नहीं, बोलो यस। गैस तरल है कि नहीं, यस है। तो गैस और द्रव दोनों क्या है, तरल हैं। क्यों तरल हैं? क्योंकि जो गैस हो या द्रव हो, जो द्रव हो या गैस हो, दोनों आकृति में परिवर्तन का विरोध नहीं करते। द्रव हो या गैस, इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति ये क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है प्रत्यास्था। इससे पहले चैप्टर आपने क्या पढ़ा था, प्रत्यास्था, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी में हमने आपको बताया था कि इलास्टिसिटी 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्था गुणांक। दूसरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम लोग बोलते थे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। और तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे हम लोग बोलते थे दृढ़ता गुणांक। वहाँ पे दोस्तों हमने बात किया हुआ है कि जो आपका तरल है, मतलब जो बीटा है, बीटा किसके लिए डिफाइंड है दोस्तों? बीटा वनली डिफाइंड है, तीनों के लिए डिफाइंड होता है, ठोस, द्रव और गैस। कहने का मतलब है कि तरल के लिए ये है, जबकि ये क्या है, ये वनली ठोस के लिए है, और ये भी क्या है, वनली ठोस के लिए है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए, एक नंबर पूछा जाए हार्ड क्वेश्चन के रूप में कि तरल का क्या क्या परिभाषित है, तरल का क्या परिभाषित है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या नन ऑफ दीज, तो क्या बताओगे कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी आयतन प्रत्यास्था गुणांक। तरल का केवल और केवल आयतन प्रत्यास्था गुणांक निकाल सकते हैं, जबकि ठोस जबकि यंग प्रत्यास्था गुणांक और दृढ़ता गुणांक नहीं निकाल सकते। किसका? तरल का। ये बातें दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जो दोस्तों द्रव और गैस में एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो द्रव होता है और ये गैस होता है, द्रव और गैस में दोस्तों द्रव असंपीड्य होते हैं, यानी द्रव को हम लोग दबा नहीं सकते, असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य, ये डर रहेगा भाई, असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। जबकि जो दोस्तों गैस होते हैं वह क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं, वह क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं। मतलब द्रव असंपीड्य होते हैं, द्रव को दबाया नहीं जा सकता, जबकि गैस को दबाया जा सकता है, गैस संपीड्य होते हैं। दोस्तों द्रव का क्या होता है, इनका एक मुक्त पृष्ठ होता है, इनका एक मुक्त पृष्ठ होता है, इनका एक मुक्त पृष्ठ होता है। जबकि दोस्तों जो गैस होते हैं इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी उपलब्ध आयतन में पूरा क्या जाते हैं, फैल जाते हैं। गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है उस उपलब्ध आयतन में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो दो बातें दोस्तों यहाँ पे गैस और द्रव में याद रखनी है। बाकी जो कभी आपने जो परिभाषा याद की है वो तो याद की है। यहाँ पे एडिशनल बातें क्या हो गई कि द्रव असंपीड्य होते हैं जबकि गैस असंपीड्य होते हैं। द्रव का एक मुक्त पृष्ठ होता है दोस्तों, द्रव का एक मुक्त पृष्ठ होता है, जबकि गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है उस उपलब्ध आयतन में पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इतनी बातें उम्मीद है कि आप बढ़िया से समझ पाए होंगे कि सबसे पहले मैंने बताया तरल क्या पदार्थ, तरल वे पदार्थ होते हैं जो अपने आकार एवं आकृति में परिवर्तन का विरोध करते हैं, और विरोध करने के कारण इनको जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। और तरल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, गैस और द्रव। गैस और द्रव में अंतर, द्रव क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, गैस संपीड्य होते हैं। द्रव का एक मुक्त पृष्ठ होता है जबकि गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का पूरा स्थान को ये क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। बाकी द्रव व गैस तो दोनों क्या है, तरल है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात कौन किसके लिए डिफाइंड है ये मैंने यहाँ बताया, ठीक ना। ये तरल वर्ड आया था तो तरल से रिलेटेड जितनी भी बातें थी मैंने आपको समझाया, ठीक है। बस दोस्तों तरल के बारे में इतना ही जान लो कि तरल क्या है, तरल की परिभाषा, तरल क्या क्या है, तरल का क्या क्या डिफाइंड है। तरल में द्रव गैस आते हैं तो द्रव और गैस में थोड़ा सा अंतर, ये है तरल के बारे में। अब बताओ तरल के बारे में इतना जान गए हो, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया? इतना दोस्तों मज़ा आया ना। अब देखो गैस कह रहा हूँ, दाब। अब दाब क्या है, अब दाब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तब जाके क्वेश्चन पे आएंगे ना, तब क्वेश्चन को तुम लोग तुरंत लगाओगे। नहीं तो ऐसा रहता ना, तरल आता तुम लोग सोचते दिमाग में चलता यार ये तरल है क्या, ये तरल है क्या, लेकिन अब नहीं लगेगा तरल है क्या। अब आपने तरल के बारे में अच्छी खासी जानकारी यहाँ पे ले ली है। दोस्तों आते हैं दाब पर, और दाब को समझते हैं सबसे पहले कि दाब है क्या। दाब के दोस्तों कई मात्रक होते हैं जो आपके कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया
और कोई आप ऐसा छोटा मोटा एग्जाम देते हो तो वहाँ पे दोस्तों दाब का मात्रक ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दाब के बारे में आते हैं दोस्तों। पहले दाब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। दाब को क्या बोलते हैं? प्रेशर। और दोस्तों प्रेशर की परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रेशर की दोस्तों परिभाषा को याद रखने के लिए प्रेशर का एक फार्मूला होता है। प्रेशर P इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। अब बताओ ये परिभाषा दोस्तों आपको अगर ये फार्मूला याद कर लेते हो ना भाई, ये फार्मूला अगर दोस्तों याद कर लेते हो तो यहाँ से जो मैंने परिभाषा बोला वो आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ईजी हो जाएगा। कोई भी चीज़ दोस्तों नीचे होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रति एकांक। तो यहाँ पे क्या लगा दो? पहले से अपने मन से क्या जोड़ दो? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर या किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को, कौन से बल को? अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। परिभाषा 2 बार सुनाया, एक बार और सुना देता हूँ, याद हो जाएगा। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। परिभाषा याद हो गया दोस्तों। परिभाषा जैसे ही याद हो जाए उसके बाद इसका मात्रक, और मात्रक में दोस्तों हम लोग 2 मात्रक देखते हैं बार बार, एक SI मात्रक और एक CGS मात्रक। दोस्तों SI मात्रक में आओगे तो बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन पर का सिंबल होता है ये। एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। और सिंबल होता है PA, ठीक ना? PA सिंबल हो गया। CGS मात्रक में न्यूटन की जगह पर हो जाएगा डाइन पर मीटर, जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना? तो यहाँ से ये बातें। उसके बाद दोस्तों मात्रा के बाद बीमा पे आ जाओगे। दाब की बीमा क्या होती है? तो बीमा निकालने के लिए दोस्तों बल का बीमा होता है MLT-2, एरिया का बीमा क्या होता है? L2। तो ये देखोगे तो ML-1 T-2, ये क्या है? दाब की बीमा हो गई। बीमा के बाद दोस्तों राशि कैसी है? दाब कैसी राशि है? तो आप सोचोगे कि बल सदिश राशि है, एरिया सदिश राशि है, सदिश राशि होगा, लेकिन कमाल की बात है दोस्तों दाब होती है अदिश राशि। क्या होती है? अदिश राशि होती है। अब यहाँ पे कैसे समझोगे कि दाब अदिश राशि है? जो बल होता है वह बल हम लोग अभिलंबवत बल ले लेंगे। जब अभिलंबवत बल ले लेंगे यानी उसका एक ही कोई डायरेक्शन हो गया, मतलब वो सदिश में नहीं आएगा। किसी पार्टिकुलर पर अभिलंबवत बल जो है वो सदिश में नहीं आएगा। एरिया अदिश राशि है तो वो उसको भी अदिश लेंगे, इसको भी अदिश लेंगे, तो दाब अपनी कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। यानी दाब की कोई दिशा नहीं होती है, दाब की कोई दिशा नहीं होती है। तो ये इतनी बातें देखो, मात्रक, बीमा, राशि, ये दोस्तों कहाँ से हो पाया है? सिर्फ और सिर्फ फार्मूले से। और इसी फार्मूले से क्या हो पाया? इसका डिफिनीसन हो पाया है। तो भैया हम रिकमेंड करेंगे आपके लिए, कि आप क्या करो? सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला याद कर लो कि P = F/A। जब ये याद रहेगा तुरंत बोलोगे किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले विलंबवत बल को दाब बोलते हैं। मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, CGS मात्रक डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बीमा क्या हो गया? ML-1 T-2। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब दोस्तों कमाल की बात यहाँ पे जो आपको नोट करना है, ये तो भैया हर बच्चा जानता है, ये बात जो है दोस्तों हर बच्चा जानता है। अगर आप हमसे पढ़ो कुछ एक्स्ट्रा ना जानो तो बेकार है ना। चलो अब एक्स्ट्रा बात में पहली बात दोस्तों अन्य मात्रक, दाब के अन्य मात्रक। दोस्तों दाब के अन्य मात्रक में बात करें तो सबसे पहला मात्रक क्या हो जाएगा? वह एक वायुमंडलीय दाब या एक वायुमंडल। दोस्तों एक वायुमंडल जिसे हम लोग बोलते हैं ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक वायुमंडलीय यानी वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है दोस्तों वो नंबर याद होना चाहिए। वह होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल। ये दोस्तों आपको एकदम जुबान पर रहना चाहिए, 1.013 × 10⁵ पास्कल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरा होता है एक बार बराबर, दोस्तों एक बार वाला भी आपको याद होना चाहिए। और एक बार बराबर जो होता है
वह होता है 10⁵5 पास्कल, 10⁵5 पास्कल। और दोस्तों एक टार बराबर होता है 133 पास्कल। दोस्तों ये जो मैंने तीन मतलब देखो तो लगभग 4 मिनट हो गए, 4 क्या 5 में अगर नाम रख दो 5 चलेगा। पहला क्या कि आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पहला यूनिट, दूसरा यूनिट क्या हो गया पास्कल, तीसरा यूनिट क्या हो गया एक वायुमंडल, चौथा क्या हो गया एक बार, पांचवा क्या होगा एक टार। सोचो प्रेशर के 5 यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ये तो ऐसे याद रहेगा। उसके बाद दोस्तों एक वायुमंडल 1.013 × 10⁵5, एक बार बराबर होता है 10⁵5 पास्कल, एक टार 133 पास्कल। ये दोस्तों तीनों यूनिट यानी 5 यूनिट आपको हमेशा हमेशा दाब के बारे में याद होना चाहिए। यही चीज़ दोस्तों सब कुछ बताने के लिए मैंने सोचा कि न्यूमेरिकल बताऊं, न्यूमेरिकल बताने से पहले आपको इतनी बातें जरूर बता दूं, ठीक ना। चलो भाई इतनी बात दोस्तों समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, मैं साइड हो जाता हूँ। आप जहाँ भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा इतनी बातों को जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई इसमें दोस्तों एक छोटा सा फार्मूला है, उस छोटे से फार्मूले को निकाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी भाई इसको इरेज कर देना, चलो इरेज कर देती है। अब दोस्तों जो छोटा सा फार्मूला है वह फार्मूला ये है, कोई तरल है और उस तरल में कोई स्तंभ है, उस स्तंभ पे कितना दाब लगेगा, ठीक ना। तरल स्तंभ के कारण दाब, इसको हम लोग क्या लिखेंगे तरल स्तंभ के कारण दाब, तरल स्तंभ के कारण दाब, तरल स्तंभ के कारण दाब। तो ये फार्मूला थोड़ा जो अपने निकालेंगे वो फार्मूला आगे भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा उसका डेरिवेशन देख लेंगे ना तो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना वहाँ बहुत बढ़िया काम आने वाला है। तरल स्तंभ के कारण दाब, तरल के बारे में बातें हो गई। स्तंभ दोस्तों जैसे देखो यहाँ पे ये कोई बर्तन है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे वेजल बोलेंगे, बर्तन बोलेंगे। और इस बर्तन में क्या रखा भरा गया है, कोई तरल भरा गया है। अब तरल में दोनों चीज़ आते हैं, कौन कौन आते हैं, तरल में आपका द्रव भी आता है, तरल में आपका गैस भी आता है। तरल वे पदार्थ होते हैं जिनका अपना कोई आकार जिसका जो अपने आकार एवं आकृति के परिवर्तन का विरोध करते हैं, उनको जिस बर्तन में रखा जाता है उसी की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके का जो दाब है उस दाब को निकालने के लिए हम लोग इस बर्तन के अंदर यानी इस तरल के अंदर एक कल्पना कर लेते हैं कि कोई काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ है। क्या है, कोई काल्पनिक दोस्तों बेलनाकार पृष्ठ रखा गया है। ये कैसा पृष्ठ है, बेलनाकार पृष्ठ है। और ये बेलनाकार पृष्ठ कहाँ पे है, ये कल्पना कर दिया गया है किसी तरल के अंदर है। और ये बेलनाकार पृष्ठ में दोस्तों एक ये पृष्ठ है और एक ये पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर जो दाब लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, इस पृष्ठ पर दाब किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर ये तरल साम्यावस्था में रहेगा, ये तरल किस में रहेगा, साम्यावस्था में रहेगा, तो ये जो बर्तन है जो हमने काल्पनिक पृष्ठ माना है उस पृष्ठ का एक अपना भार होगा, वह भार किधर काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दोस्तों जो बल लगा उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, दाब का फार्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा P1 एरिया है A, यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा P2 एरिया है A, ठीक ना। इसका जो दोस्तों भार होगा, भार किधर काम करेगा, नीचे की ओर। तो भार दोस्तों भार अगर काम करेगा नीचे की ओर, पहले भार कितना होगा उसको निकाल लें। भार का फार्मूला होता है mg, भार का फार्मूला क्या होता है mg। m क्या है, द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। दोस्तों भार बराबर होता है mg, तो m द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व और इधर क्या है गुणे g। आयतन में दोस्तों अब ये कैसा आयतन, ये क्या है, बेलनाकार है। और बेलन का आयतन जो आपने कभी याद किया होगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग ये तब लगाते जो अपने को रेडियस पता होता, रेडियस तो पता ही नहीं है, एरिया पता है। तो पाई आर स्क्वायर जगह पे क्या लिखेंगे, एरिया ए। और एच जो एच होता है, एच यहाँ पे ना लिख करके हम लोग क्या अच्छा एच क्या हो जाएगा, इसकी हाइट, इस बेलनाकार की हाइट क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, हाइट ले लेंगे। तो यानी ए एच लिखेंगे। जो आयतन आपने कभी याद किया होगा
बेलन का आयतन याद किए हो ना, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या है, क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल को हमने लिख दिया ए, ठीक ना। पाई आर स्क्वायर तब लगाते जब इसका रेडियस पता होता तब। आयतन की जगह पे ए एच, घनत्व की जगह पे रो जी, ये हो गया। तो दोस्तों ये जो आया ए एच रो जी, ये क्या आया, भार आया, भार आया। और ये किधर काम कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। भार कसम खाया है कि अगर लगेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेंगे, अदरवाइज हम लगेंगे ही नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये तरल साम्यावस्था में है, अगर ये तरल साम्यावस्था में है तो इसका जितना नीचे की ओर फोर्स लगेगा उतना ही ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। अगर दोस्तों ये तरल साम्यावस्था में है तो इसका जितना नीचे की तरफ फोर्स लगेगा उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स कौन कौन है, भार, चूंकि तरल क्या है भैया, साम्यावस्था में है, चूंकि तरल साम्यावस्था में है, चूंकि तरल क्या है, साम्यावस्था में है। अगर दोस्तों तरल साम्यावस्था में है तो उसका नीचे की ओर लगने वाला बल, नीचे की ओर लगने वाला बल, नीचे की ओर लगने वाला जो बल होगा वह बराबर होगा ऊपर की ओर लगने वाला बल, ऊपर की ओर लगने वाला बल, ऊपर की ओर लगने वाला बल। तो नीचे की ओर लगने वाला बल क्या है, भार। भार बोले तो चलो मैं भार नहीं देता हूँ, भार प्लस एक बल क्या है, P1A इक्वल टू ऊपर को लगने वाला भार क्या, बल क्या है, P2A। भार का फार्मूला हमने क्या निकाला, AH रो जी प्लस P1A इक्वल टू P2A। दोस्तों मैं इसको उधर भेज दे रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा AH रो जी इक्वल टू AH रो जी इक्वल टू P2A माइनस P1A, दोनों में A कॉमन है तो AH रो जी इक्वल टू P2A आप कॉमन ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे जब A कॉमन ले लेंगे हो जाएगा ये P2 माइनस P1, A से कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं H को काट दिया, A से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा H रो जी इक्वल टू P2 माइनस P1, और P2 माइनस P1 को हम लोग P भी लिख सकते हैं तो P इक्वल टू हो जाएगा H रो जी, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, H रो जी। दोस्तों ये फार्मूला H रो जी फार्मूले में जो मतलब दाब होता है, मतलब द्रव के अंदर जो दाब है वह दाब किस पर डिपेंड करता है, हाइट। और कौन सी हाइट पर, इसकी जो ये मुक्त पृष्ठ है, इस मुक्त पृष्ठ से कितनी डिस्टेंस पर, मतलब मान चलो मुक्त पृष्ठ यहाँ पर है, द्रव का फ्री सरफेस मुक्त पृष्ठ ये यहाँ पर है, तो यहाँ से कितने हाइट पर है उस हाइट पर डिपेंड करता है। जी बोले तो गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, और रो बोलते तरल के घनत्व पर डिपेंड करता है। दोस्तों ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, P इक्वल टू H रो जी। अगर यहाँ पे दोस्तों कोई चीज़ रहेगा तो यहाँ पे केवल और केवल क्या काम करेगा, वायुमंडलीय दाब, और यहाँ पे H 0 हो जाएगा। द्रव के मुक्त पृष्ठ पर सिर्फ और सिर्फ वायुमंडलीय दाब काम करेगा। ठीक ना भैया, तो इतनी बातें आपको दोस्तों याद करना है। ये फार्मूला और ये फार्मूला कैसे निकाला गया उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बताया, इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि जब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे दोस्तों ये चीज़ आपको काम आएगा कि हाँ इस पे दो बल काम कर रहे थे, भार उसका नीचे की तरफ काम कर रहा था, ये बल नीचे की तरफ, ये बल ऊपर की तरफ, साम्यावस्था में है इसका मतलब कि वो नीचे को लगने वाला बल इक्वल टू ऊपर की ओर लगने वाला बल। ये दोस्तों थोड़ा बहुत सुने रहेंगे, जानते रहेंगे, तब आपको अगला जो चैप्टर आएगा ना, अरे बता रहा हूँ कमाल का रहेगा, मज़ा आएगा दोस्तों आपको। ठीक है, तो आज की जो ये थ्योरी रही इतना। अब थ्योरी के बाद दोस्तों इसके प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल, सबसे पहले न्यूमेरिकल में आपको पहले मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ, न्यूमेरिकल कराने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, ठीक ना। तो पहला न्यूमेरिकल दोस्तों आपके सामने आए उससे पहले मैं इसको क्या करूँ, इरेज करूँ। अगर आपको दोस्तों नोट करना हो जरूर नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो ये फार्मूला दोस्तों आपको याद होना चाहिए, P इक्वल टू H रो जी। अभी एक नंबर में आएगा कि ये जो आपका
पी किस पे डिपेंड करता है, पी किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए भाई पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई कितना इजी क्वेश्चन है। इतना इजी दोस्तों आप सोचा नहीं होगा, इतना इजी क्वेश्चन। कह रहा कि एक नाखून पर 80 न्यूटन का बल लगाया गया है, एक नाखून पर 80 न्यूटन का बल लगाया गया है। उसके बाद कह रहा है जिसके किनारे का परिच्छेद क्षेत्रफल 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किनारे पर दाब ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन हो इजी या टफ, अपना क्वेश्चन दोस्तों इजी हो या टफ, सबसे पहला काम अपना वही करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहला काम उसी को लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले गिवन को मुस्कुराते हुए दोस्तों गिवन के लिखेंगे, ठीक ना। देखो क्या लिखा गिवन में कि एक नाखून पर 80 न्यूटन का बल लगाया गया है। जो फोर्स लगाया गया दोस्तों F = कितना लगाया गया? 80 न्यूटन का लगाया गया है। उसके बाद जिसके किनारे का परिच्छेद क्षेत्रफल दोस्तों A 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को अपन लोग क्या करते हैं? मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं। तो मीटर स्क्वायर में जब चेंज करेंगे 0.002 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अगर दोस्तों ये नहीं जानते हो तो जान लो, बहुत बार बताए हैं, आज फिर बता रहे हैं, दिमाग में छप जाना चाहिए कि 1 मीटर = होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर = हो जाएगा 1/100 मीटर, और इसी को हम लोग लिखेंगे 10⁻⁻2 मीटर। क्या लिखेंगे? 10⁻⁻2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर = 10⁻⁻2 मीटर का होल स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर = 10 पावर का मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर = कितने मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। 1 मिलीमीटर स्क्वायर = कितने 1 मिलीमीटर स्क्वायर = कितने मीटर स्क्वायर, ये बात हमें कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक ना। चलिए भाई, तो यहाँ पे दोस्तों ये हो गया। अब मैं क्या, मैं दशमलव हटा दूँ, दशमलव हटाऊँ, दशमलव कितने डिजिट हटा देना है? 1 2 3 3 डिजिट हटाना है। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ -3 × 10⁻⁻4, तो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। क्या पूछ रहा है? प्रेशर P। अभी मैंने बताया प्रेशर का फार्मूला दोस्तों होता है P = F/A। क्या होता है? P = F/A। तो F/A होता है, F की जगह पे क्या है? 80, और A की जगह पे 2 × 10⁻⁻7, 2 से काट दोगे 40 × 10⁻7, 1 0 और इसको मिल जाएगा 4 × 10⁸ पास्कल। क्या हो जाएगा? 4 × 10⁸ पास्कल। तीनों मात्रक याद है ना। पहला मात्रक क्या बोलोगे? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा मात्रक ATM यानी वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। एक टार बराबर 133 पास्कल। ये तीनों भी मात्रक आपको याद होना चाहिए हमेशा, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया। कितना इजी था पता। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये फार्मूले को बताने का उद्देश्य, इसीलिए मैंने सोचा कि ये बात थ्योरी को बता दूं थोड़ा सा, ठीक ना। थ्योरी को बता करके तब न्यूमेरिकल लगवाया। देखो कितना इजी लग गया ना। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है कि एक व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम भार है। उसके द्वारा ज़मीन पर कितना दाब लगाया जाएगा जब वह लेटा है, जब वह अपने दोनों पैरों पर खड़ा है। दिया है व्यक्ति के शरीर का क्षेत्रफल 1.2 मीटर स्क्वायर तथा एक पैर का 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जी की जगह पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोस्तों पहले पहचानो गिवन। एक व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम भार है, यानी 80 किलोग्राम है। अगर किसी व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम है तो इसका मतलब कि द्रव्यमान दिया हुआ है, तो उस व्यक्ति का द्रव्यमान m दिया हुआ है 80 किलोग्राम। किसी व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम है। उसके बाद कह रहा है उसके द्वारा ज़मीन पर कितना दाब लगाया जाएगा। दाब कितना लगाया जा रहा है भैया आप बता दो। कब? जब वह लेटा है। पहला, जब वह लेटा है। दोस्तों जब कोई लेटा रहेगा
जब कोई लेटा रहेगा तो उसके पूरे शरीर का क्षेत्रफल काम करेगा। अब यहाँ ना दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, जब व्यक्ति लेटा रहेगा तो पूरे शरीर का क्षेत्रफल लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, पूरे शरीर का क्षेत्रफल लिया जाएगा। और जब लेटा है तो पूरे शरीर का क्षेत्रफल, और पूरे शरीर का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो मैं फार्मूला लिख दूँ, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और बल की जगह पे mg, यानी अगर व्यक्ति है, व्यक्ति का भार काम करेगा, और भार का फार्मूला W इक्वल टू होता है mg, और एरिया की जगह पे a, और एरिया में क्या रहेगा, पूरे शरीर, व्यक्ति के पूरे शरीर का क्षेत्रफल। तो P इक्वल टू m दिया हुआ है 80, जी की जगह पे 9.8, और एरिया की जगह पे 1.2 मीटर स्क्वायर, 1.2। दोस्तों इसी को सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, इसी को सॉल्व कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव कैंसिल हो जाएगा। ये काम आप लोग करोगे, मैं आपको एकदम गधा का पेड़ नहीं बनाना चाहता, इसलिए अब दोस्तों कैलकुलेशन आपको एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव कैंसिल। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 इंटू 98/12। इसको दोस्तों सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों इसमें जब वह लेटा है, और दूसरे केस में क्या कह रहा है, दूसरे केस में कह रहा है कि जब वह दोनों पैरों पर खड़ा हो, जब वह दोनों पैरों पर खड़ा हो, जब वह दोनों पैरों पर खड़ा हो, दोनों पैरों पर खड़ा हो। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति दोनों पैरों पर खड़ा है तब वह कितना दाब लगाएगा, तो दाब बराबर क्या हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल। ये तो दाब का बेसिक फार्मूला, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बेसिक फार्मूला। बल की जगह पे उस व्यक्ति का भार mg, और क्षेत्रफल a में दोनों पैरों का भार, क्योंकि दोनों पैरों पर खड़ा है। जब वह दोनों पैरों पर खड़ा है तो दोनों पैरों का भार, तो एक पैर का भार आपको दिया हुआ है, सॉरी ये दोनों पैरों का क्षेत्रफल, और एक पैर का क्षेत्रफल कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पैर का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, दो पैर का क्षेत्रफल 2 गुणे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीन पैर का 3 गुणे 60 सेंटीमीटर, 10 पैर का 10 गुणे 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक ना। तो दो पैर हैं, दोनों पैरों पर खड़ा 2 गुणे 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे m कितना दिया हुआ है 80, और g 9.8/2, और 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बदलो मीटर स्क्वायर में, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों इसी को सॉल्व कर लेना है। अब सॉल्व करोगे आप लोग क्या करो, दशमलव नीचे हटाना, 1 0 चाहे ऊपर बढ़ा दो, या तो फिर अपने किसी भी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ये आपके लिए है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है आपको, सिंपल आपको गुणा भाग करना है। गुणा भाग करके आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर इतना आया है, ठीक ना। चलिए भाई, तो 2 क्वेश्चन हो गए ताज़ा ताज़ा, कितने ईजी रहना। बस दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जब वह लेटा रहेगा तो पूरे इसके शरीर का क्षेत्रफल, और जब पैरों पर खड़ा है कि कितने पैरों पर खड़ा है, दोनों पैरों पर, और क्वेश्चन में दिया है एक पैर का क्षेत्रफल, तो एक पैर का क्षेत्रफल दिया है, और 2 पैर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। चलो भाई 2 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर, ठीक ना। इरेज कर दे इसको, चलो भाई इरेज कर देते हैं। तो तीसरा वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि वायु दाब पारे के 75 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर है। इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में व्यक्त कीजिए। दिया है जी जगह पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पारे का घनत्व 13.6 गुणे दिखाते 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी दोस्तों जो मैंने फार्मूला बताया अभी ताज़ा उस फार्मूले पे आपको करना है। कह रहा है कि वायु स्तंभ पारे के 75 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर है, 75 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर है। तो ये आपको h दिया है 75 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को क्या बनाओगे मीटर में, 75 गुणे 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ये h हो गया। g दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है, g की जगह पे दिया है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उस तरल का घनत्व डेंसिटी कितना दिया है, दिया है दोस्तों 13.6 गुणे 10⁻³
13.6 गुणे दिखाते 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि जल का घनत्व कितना है। जल का घनत्व कितना है, ठीक है ना। यहाँ पे तो पारे का घनत्व है, पारे का घनत्व 13.6 गुणे दिखाते 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जल का घनत्व और बर्फ का घनत्व दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि जल का घनत्व और बर्फ का घनत्व कितना कितना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी मैंने फार्मूला बताया कि फार्मूला पी इक्वल टू होता है एच रो जी, जहाँ पे एच हाइट है, रो उस तरल का घनत्व है और जी क्या है, ग्रेविटी है। इसमें जब वैल्यू को रखेंगे तो एच की जगह पे रखेंगे 75 इंटू 10⁻²। मीटर स्क्वायर कहाँ लिखा भैया, मीटर। रो की जगह पे 13.6 इंटू 10⁻³ और जी की जगह पे 10 रख करके भैया वैल्यू सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपको आंसर बताना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे आप लोग, आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इतना, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इतना, ऐसे। और जो भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके सामने है कि 200 मीटर की गहराई पर समुद्री जल का दाब ज्ञात कीजिए जब समुद्री जल का औसत घनत्व 1.032 गुणे दिखाते 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और जी की वैल्यू दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन का 2 कॉपी है। 200 मीटर की गहराई एच दोस्तों दिया है 200 मीटर की गहराई पर समुद्री जल का दाब ज्ञात करना है। आपको क्या निकालना है, समुद्री जल का प्रेशर निकालना है। जब समुद्री जल का औसत घनत्व डेंसिटी रो कितना दिया है, डेंसिटी रो दिया है 1.032 गुणे 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू आपको दोस्तों दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही फार्मूला दोस्तों, प्यारा सा फार्मूला P इक्वल टू एच रो जी। तो P इक्वल टू क्या होता है, एच रो जी। तो यहाँ पे H की वैल्यू है 200 मीटर, रो की वैल्यू है 1.032 गुणे 10⁻³ और जी की वैल्यू क्या है 9.8। दोस्तों इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा 2.023 गुणे 10⁻2.023 गुणे 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करने के बाद एक बार इसको चेक कर लेना। मैं डायरेक्ट आंसर देख के लिखा हूँ, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। दोस्तों 4 क्वेश्चन थे प्रेशर पे और 4 क्वेश्चन हमने बता दिया। इससे ज़्यादा दोस्तों आपको फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा जो मैंने बताया ना, इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर हम लोग इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन को भी लगाते हैं। दोस्तों इसी वीडियो में हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन को भी शामिल करते हैं, ठीक ना। दोस्तों बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन हैं और 8 क्वेश्चन देखोगे बड़े इजी क्वेश्चन हैं। आप कहोगे वाह भाई वाह क्या क्वेश्चन है यार, एकदम दिल खुश कर देगा दोस्तों। और एक आध 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बाकी तो खटक आप तुरंत आंसर मारोगे। दोस्तों पहला वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्या है, पहला वाला क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक है। और ये बताओ भैया दाब का मात्रक, मैंने झंगन मात्रक बताया, दाब का मात्रक है, झंगन मात्रक बताया, उसमें से कोई नहीं है, एकदम सिंपल वाला है। लेकिन आपका ऑप्शन पहला क्या, दाब का मात्रक कहाँ से याद रखोगे, फार्मूला P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी क्या बोलते हैं भाई, पास्कल बोलते हैं। उसके बाद मैंने बताया 1 ATM का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM इक्वल टू 1.013 गुणे 10⁵5 पास्कल। उसके बाद 1 बार इक्वल टू 10⁵5 पास्कल और 1 टार इक्वल टू 133 पास्कल। देख लो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई, ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सामने है ना ऑप्शन, उसमें देख लो भैया कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है दोस्तों, मनुष्य बांध की दीवारें तली में मोटी होती हैं। दोस्तों कोई बांध जो बनाया जाता है उस बांध की दीवारें तली में मतलब नीचे वो मोटी होती हैं।
अभी आपने देखा फार्मूला प्रेशर, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर दोस्तों समान बल लगे, समान बल के लिए, समान बल के लिए, समान बल के लिए अगर एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्रेशर कम होगा। अगर दोस्तों एरिया कम होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर क्षेत्रफल ज़्यादा किया जा रहा है ताकि वहाँ पे दाब क्या हो, कम से कम लगे, तली में दाब कम से कम लगे, इसीलिए बाद की तली को क्या किया जाता है, मोटा बनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि ताकि बात सुंदर दिखाई दे रही है। नहीं भैया, सुंदर सुंदर से यहाँ पे फिजिक्स में कोई मतलब नहीं है। फिजिक्स वाले ना सुंदरता की तरफ जाते ही नहीं है यार, ठीक ना। फिजिक्स वाले की सुंदरता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते ही नहीं है, ये तो केमिस्ट्री और बायो वाले अट्रैक्ट होते हैं। तो अपने को ये जो ऑप्शन लिखा ना, सुंदर दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे, कि परंपरा के अनुसार ऐसा हो रहा है, ये सब ऑप्शन अपनी समझ से परे रहते हैं। वहाँ पे तुरंत उसको क्या करना है, निगलेक्ट मारना है, ठीक है। अभी देखो आपको मिलेगा दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, क्योंकि तली में जड़ दीवारों पर अधिक दाब डालता है। अच्छा बताओ एरिया, एरिया क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे पी क्या होगा, कम होगा। तो वहाँ पे ऑप्शन क्या है, क्योंकि तली में क्योंकि तली में जल दीवारों पर अधिक दाब डालता है, मतलब दाब अधिक डालता है, उस दाब को कम करने के लिए भैया एरिया क्यों ज़्यादा किया गया, ताकि वहाँ पे जो तली में दाब ज़्यादा डालता है वो दाब कम से कम डाले, इसलिए एरिया को क्या किया जा रहा है, ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। क्या वो क्या लिखा था, क्योंकि यह सुविधाजनक है। भाई ठीक है, सुविधाजनक है, बात सही है, लेकिन उससे बेटर फिजिक्स की वर्ड में जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्या है, क्योंकि ऐसी परंपरा है। भैया ऐसी परंपरा से मतलब नहीं है, अपने को परंपरा नहीं देख के चलनी है, अपने को फिजिक्स की लैंग्वेज में वो ऑप्शन है या नहीं है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा भैया कि मनुष्य पर दाब सबसे कम लगेगा। कोई मनुष्य है, उस मनुष्य पर दाब सबसे कम लगेगा कब। चार ऑप्शन दिए हैं कि बैठा है, लेटा है, एक पैर पर खड़ा है, दोनों पैरों पर खड़ा है। भैया वही दाब का फार्मूला, दाब इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अगर दोस्तों एरिया ज़्यादा होगा, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, पी कम होगा। अगर एरिया कम होगा वहाँ पर पी ज़्यादा होगा। अब बताओ कोई आदमी बैठा है, खड़ा है, एक पैर पर खड़ा है और दोनों पैरों पर खड़ा है, तो जो क्या पूछा है, क्या ज़्यादा होगा, दाब कम होगा। दाब कम होगा, दाब कम होगा जब एरिया क्या हो, ज़्यादा हो। एरिया ज़्यादा तभी होगा जब वह क्या है, बैठा है, जब वह क्या है, बैठा है। अगर दोस्तों बैठा है तो वहाँ पे क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे पी क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। लेटा है, अच्छा भाई लेटा, बैठा है ज़्यादा, लेटा है भाई, लेटा है, ठीक ना। बैठा है तो ऐसे, लेटा है तो पूरी बॉडी ऐसे, तो लेटा रहेगा तो एरिया क्या हो जाएगा वहाँ पे, एरिया ज़्यादा, और एरिया ज़्यादा होने से पी कम हो जाएगा, ठीक ना। ये आप जाओगे साथ में। बस इसमें देखो दोस्तों एरिया किस में ज़्यादा हो जा रहा है, बैठने से, सोने से, एक पैर पे खड़े होने से, कि दोनों पैर पे खड़े होने से। जिस पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों कि बल F दाब P तथा क्षेत्रफल A में संबंध। अरे भाई इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, इससे इजी क्वेश्चन दोस्तों क्या हो सकता है कि जो तीनों में संबंध पूछे। आपको दोस्तों पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन A, बेसिक फॉर्मूला ये है। अब ऐसा ऑप्शन में कोई नहीं दिया है तो ऐसे तो दिया होगा कि F इक्वल टू P इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कि F इक्वल टू P इंटू ए। अगर ये भी ना दिया हो तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इक्वल टू F अपॉन P। हालांकि ऐसा नहीं दिया है, यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस भाई इस फार्मूले को ऐसे ही चेंज कर सकते हैं ना, और कोई तरीका है चेंज करने का नहीं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, क्वेश्चन नंबर पाँचवा है दोस्तों कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, जल में इसका भार होगा। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम बढ़िया खतरनाक क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एक भारहीन गुब्बारे में, दोस्तों ये मान लो कि गुब्बारा है, ठीक ना, ये क्या है, कोई गुब्बारा है, और ये गुब्बारा क्या है, भारहीन है। इसका मतलब है कि इस गुब्बारे का अपना कोई भार वगैरह नहीं है। तो इस गुब्बारे के अंदर क्या भरा गया है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है। इसके अंदर जो भरा है दोस्तों वो क्या भरा गया है, जल। क्या भरा गया है, जल भरा गया है।
मतलब भारहीन गुब्बारे में क्या भरा गया है, जल भरा गया है, और उस जल को यानी भारहीन गुब्बारे को जिसमें 200 ग्राम जल भरा है, जल में इसका भार कितना होगा, और इसी गुब्बारे को ले जा कर के किसी जल में डुबोया जा रहा है। किसमें डुबोया जा रहा है, ये जल में डुबोया जा रहा है। तब पूछ रहा है बताओ इस गुब्बारे का भार कितना होगा, तब इसका भार कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे एक बात है केवल ध्यान में रख लो। क्या बात ध्यान में रखोगे कि अगर जल है, इस गुब्बारे के अंदर जल है और उसी जल को जल में डुबो रहे हो, ये गुब्बारे के अंदर जल है और उसी जल को जल में डुबो रहे हो, तब वहाँ पे उसका कोई भार नहीं है। अगर दोस्तों इसी गुब्बारे के अंदर वायु होता, इसी गुब्बारे के अंदर वायु होता, लेकिन फिर भी गुब्बारा भारहीन होता, कोई बात नहीं, गुब्बारे के अंदर क्या होता, वायु होता, और उस वायु को लाके जल में डुबाया जाता, तो उस समय उसका भार वायु के भार के बराबर होता, यानी जो वायु का भार होता वो होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जल है और जल को जल में डुबाया जा रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक ना, जल का जल में डुबाया जा रहा है, ये क्या हो जाता है, जीरो। अगर ये गुब्बारे के अंदर वायु रहता और उसको वायु में छोड़ दिया जाता, तो उसका भार क्या होता, जीरो। यानी वायु का वायु में भार जीरो, जल का जल में भार जीरो। बस यही बात रखना है कि जल का जल में भार जीरो, वायु का वायु में भार जीरो। ठीक ना, चलो भाई 5 क्वेश्चन दोस्तों हो गए। देखिए ना कितनी इजी क्वेश्चन है, और ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन जब कर लो ना, थोड़ा सा उस टॉपिक की डिटेल और बढ़िया से समझ में आ जाती है। ठीक ना, आगे आते भैया क्वेश्चन नंबर 6वां पर। क्वेश्चन नंबर 6वां में दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तब आपको पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। पहले मैं क्वेश्चन सब इरेज कर दूँ, तब जाके यहाँ पे क्वेश्चन आए भाई आपको। चल भाई क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां दोस्तों आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, मतलब 3 शुद्ध होंगे 1 अशुद्ध। दोस्तों ये बहुत टफ काम हो जाता है। जब यहाँ पे देखो क्या होता है ना, जब कोई सा सही है उसको पहचान करना वो तो ठीक रहता है, जब 3 सही होते हैं 1 गलत होता है, वहाँ पे थोड़ा समस्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पे समस्या होने मत देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल को बताने से पहले, ऑब्जेक्टिव को बताने से पहले आपके लिए थोड़ा सा ना जो आपको थ्योरी बताया ना, वो थ्योरी आपके लिए टॉनिक का काम कर रहा है, और उसको देख करके आप हर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है। किसी बर्तन में भरे दरों का दाब सभी बिंदुओं पर समान रहता है। अरे भैया, जिससे हमने बताया ये बर्तन अगर हमने भर लिया, ये बर्तन अगर है हमारा, ठीक है, ये हमारा कोई बर्तन है, इस बर्तन में अगर हमने दरों भरा हुआ है, ठीक है, और हमने अभी जो बर्तन माना था, बर्तन क्या माना था, बेलनाकार। बर्तन क्या माना था, बेलनाकार। अगर दोस्तों ये बेलनाकार बर्तन है तो इसके क्या हर जगह पर दाब समान है, नहीं। यहाँ पे दाब कुछ कम होगा, यहाँ पे दाब और ज़्यादा, यहाँ पे दाब और ज़्यादा, यहाँ पे दाब और ज़्यादा। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे दाब बढ़ेगा, तो हर बिंदुओं पर दाब समान नहीं है। ठीक है, दूसरा अब तो आप समझ गए होंगे कि अगर ये गलत है तो ये आंसर हो गया, वो ठीक है, लेकिन तीनों ऑप्शन क्यों सही है उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। दूसरा है कि किसी क्षैतिज तल में द्रव का दाब सभी बिंदुओं पर समान रहता है। क्षैतिज तल में दोस्तों, ये क्षैतिज तल हुआ, ये क्षैतिज तल, इस क्षैतिज तल में जितने भी बिंदु होंगे, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट हुआ, यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट, जितने भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट पर प्रेशर इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि सभी का इसके जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस से जो हाइट है वो हाइट क्या है, हर जगह पे सेम है। फ्री सरफेस से इस जो क्षैतिज तल में जितने भी पॉइंट हैं वो सभी पॉइंट की हाइट क्या है, सेम है। तो हाइट सेम होने से प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अगर हाइट डिफरेंट होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका सही था, मतलब गलत वाला जवाब है, लेकिन ये जो मैंने आपका एक्सप्लेनेशन दिया वो आपका सही था। अगला क्या है कि किसी तल में द्रव का दाब क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। किसी तल में द्रव का दाब, द्रव का जो दाब है वह क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अगर भाई क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। द्रव के ऊपरी मुक्त तल पर द्रव का दाब शून्य होता है। यहाँ पे मैंने बताया जो भाई मुक्त पृष्ठ है, मुक्त पृष्ठ पर उसका दाब क्या होता है, शून्य होता है। इस मुक्त पृष्ठ पर केवल और केवल वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है। ठीक है ना, कितनी बातें आपको बढ़िया समझ में आ गई कि मतलब यहाँ पे क्षैतिज तल में कोई पॉइंट है, हर एक पॉइंट पर सेम होगा। अगर ऊर्ध्वाधर तल में कोई पॉइंट रहेगा वहाँ पे प्रेशर अलग अलग होगा। ठीक ना, बाकी इसके क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है भाई, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, गलत।
सातवां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन के बाद सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन दोस्तों देखो कितना इजी है कि द्रव दाब निर्भर करता है, द्रव दाब फार्मूला पी इक्वल टू एच रो जी किस पर निर्भर करता है, तो एच पर, रो पर, जी पर। ठीक है, ये ऑप्शन देख लो, ये ऑप्शन जो है वैसे ही है, केवल लिखा हुआ केवल गहराई पर नहीं भैया, गहराई पर तरल के घनत्व पर और गुरुत्वीय त्वरण पर, तीनों चीज़ पर डिपेंड करता है, हाइट पर, डेंसिटी पर और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। ठीक ना। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर आठवां देखो क्या है कि कील एक सिरे पर नुकीली। दोस्तों जो कील होती है वह कील देखो कुछ इस तरीके से बनी होती है। क्या जो कील होती है, कील मैं कैसे बना दूँ, थोड़ा सा कील को थोड़ा ऐसे बना दूँ क्या, चलो ऐसे में बना दिया कील को। ठीक ना, ये कील है कोई, तो कील एक सिरे पर नुकीली होती है, एक सिरे पर नुकीली, कील एक सिरे पर नुकीली तो दूसरे सिरे पर चौड़ी बनाई जाती है। यहाँ पे ये चौड़ी है और यहाँ पे ये नुकीली है, ऐसा क्यों बनाया जाता है, ऐसा क्यों बनाया जाता है। ठीक ना। तो अब देखो भाई आपको ऑप्शन क्या है कि पकड़ने में सुविधा हो, इस कील को पकड़ने में सुविधा हो। दूसरा ऑप्शन गुरुत्वीय केंद्र चौड़े सिरे के पास हो, संतुलन बना रहे, गाड़ने वाले स्थान पर दाब अधिक लगे। दोस्तों अभी मैंने बताया कि दाब का फार्मूला, दाब इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपान एरिया। तो जहाँ पर एरिया कम होगा, वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा लगेगा तभी तो गाड़ने में आसानी होगी, प्रेशर ज़्यादा लगे ही ना तो क्या गाड़ने में आसानी होगी, नहीं होगी। तो गाड़ने में आसानी हो, गाड़ने में कील को आसानी हो, इसलिए कील के एक सिरे को क्या करते हैं, नुकीला बनाते हैं और इस पर प्रेशर अच्छे से लगे, इसलिए एक वाले को चौड़ा बनाते हैं। ठीक ना, ताकि उस पर ज़्यादा ज़्यादा बल लगाया जा सके, उसके लिए एक कील को चौड़ा, मतलब एक सिरे को चौड़ा और एक सिरे को नुकीला बनाया जाता है। दोस्तों इस चैप्टर में आपके जितने भी क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी क्वेश्चन केवल 8 थे, बाकी न्यूमेरिकल के केवल 4 क्वेश्चन थे, टोटल 12 क्वेश्चन प्लस थोड़ा सा थ्योरी के बारे में हमें डिटेल में बताया, ताकि आपको क्या लगे कि ये चैप्टर थोड़ा ईजी लगे। इस चैप्टर में मेन जो बातें हैं वो आपको क्या याद रखना था, सबसे पहली बात आपको याद रखना है प्रेशर का फार्मूला P इक्वल टू फोर्स अपान एरिया। ये फार्मूला यहाँ से इसके जितने भी दोस्तों यूनिट मैंने बताया, सब के सब यूनिट आपको याद होना चाहिए हमेशा हमेशा। पहला तो दे करके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको मैंने क्या बोला, पास्कल। तीसरा ATM, चौथा बार और पाँचवा मैंने टार बताया। तो ATM जो होता है 1.013 गुणे 10 की घाते 5, बार जो होता है 10 की घाते 5 और टार 133 पास्कल। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। प्रेशर कैसी राशि है, अदिश राशि है, प्रेशर का डायमेंशन तो आपकी जुबान पे रहता है। ठीक है, बाकी प्रेशर का एक और फार्मूला P इक्वल टू एच रो जी। ठीक है, जहाँ पे H क्या है, रो क्या है, G क्या है, आपने देख लिया। तरल क्या होता है, तरल वे पदार्थ होते हैं जो अपने आकार एवं आकृति में परिवर्तन का विरोध नहीं करते, उन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार एवं आकृति ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, द्रव और गैस दोनों को ही हम लोग फ्लूइड, तरल बोलते हैं। और बाकी जो भी दोस्तों थ्योरी थी उस थ्योरी को बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, उतना दोस्तों आपके लिए पर्याप्त है। अब अगले वाले चैप्टर में दोस्तों बहुत बढ़िया से आपको न्यूमेरिकल मिलने वाला है। इसमें 4 न्यूमेरिकल ना, उसमें 28 न्यूमेरिकल है। 28 न्यूमेरिकल लगाओगे ना तो आपको लगेगा वाह भाई वाह क्या मज़ा आया। बर्नौलीज थ्योरम पे दोस्तों सब न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल मज़ा आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। और जितना भी क्वेश्चंस आपको कमेंट बॉक्स में बोला गया है कि इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलते भाई आज के लिए इतना ही, बाकी सबको अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक सबको बाय बाय।